हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सफलता बैच 2022 में। यह बैच टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए चलाया जा रहा है, जिसमें हम क्रम से जीरो लेवल से पढ़ाई कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग आज से जो पढ़ाई करेंगे वह आधुनिक काल में, यानी आदिकाल के बाद भक्ति काल और रीति काल को हमने छोड़ा है अभी। आज से आधुनिक काल पर हम चर्चा करेंगे। यह एक बड़ा टॉपिक है और इस पर प्रश्न बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है, चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। देखिए, जो सुविधाएं हमारे पास है इस समय पीडीएफ के माध्यम से ही हम आप सभी को जो वीडियो दे पा रहे हैं वह वही प्रयास है कि उसमें बेहतर दे पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक काल जो है वह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको अन्य नामों से भी जाना गया है और इसे भी ध्यान रखिएगा। आधुनिक काल को गद्य काल जो कहा है वह रामचंद्र शुक्ल ने, इसे भी ध्यान रखिएगा। एक बार यह प्रश्न टीजीटी में बना हुआ है। वर्तमान काल कहा है मिश्र बंधु ने। आधुनिक काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा और गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। तो आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल, इसे याद रखिएगा। वर्तमान काल मिश्र बंधु ने और आधुनिक काल को डॉक्टर रामकुमार वर्मा और गणपति चंद्र गुप्त ने नाम दिया है। तो ये आधुनिक काल है। इसमें हम लोग खड़ी बोली के प्रारंभिक चार नायकों और उसकी क्या स्थिति रही और भारतेंदु युग से पूर्व हिंदी गद्य का क्या विकास रहा, उस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं आधुनिक काल में हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास। यह जो टॉपिक है इसमें हम लोग देखेंगे कि भारतेंदु के उदय से आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है और भारतेंदु का जन्म जो है वह 1850 ईस्वी है। किंतु तब से ही आधुनिक काल का प्रारंभ माना यह अनुचित है, क्योंकि जन्म लेते ही भारतेंदु कविता लिखना प्रारंभ नहीं कर सकते। कुछ विद्वान 1857 से आधुनिक काल का प्रारंभ मानते हैं। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य जो है वह डॉक्टर नगेंद्र का है। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने माना है कि 1857 की क्रांति सामंतवाद है और पूंजीवाद में एक युद्ध हुआ था जिसमें पूंजीवाद विजयी हुआ। इस घटना को ही विभाजक रेखा मानना उचित होगा, क्योंकि यहीं से एक सामाजिक एवं राजनैतिक चेतना का संवहन हुआ था। विश्व की प्रत्येक भाषा के इतिहास में पहले पद्य का विकास हुआ, फिर गद्य का। गद्य साहित्य लेखन पहले से हुआ था, लेकिन उसका पूरा विकास आधुनिक काल में हुआ। तो यह डॉक्टर नगेंद्र का कथन है, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो यह वह समय सीमा के लेकर है कि 1857 से हमें आधुनिक काल की शुरुआत माननी चाहिए, भारतेंदु युग की। चलिए आगे देखते हैं। भारतेंदु के पूर्व जो हिंदी गद्य है वह कौन है, इससे भी प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखिएगा इससे। आदिकाल में जो गद्य रचनाएं लिखी गई हैं वह उसमें आते हैं राउल वेल, जो रोड़ा कवि द्वारा रचित है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो दामोदर शर्मा द्वारा है, जो व्याकरण ग्रंथ है, और वर्ण रत्नाकर। यह तीन रचनाएं हैं जो आदिकाल में गद्य की रचनाएं मानी जाती है। अब आगे बात करें, भक्ति काल में कुछ गद्य की रचनाएं मिलती हैं, वह कौन सी हैं? तो श्रृंगार रस मंडन है जो विट्ठलनाथ द्वारा रचित है, यह ब्रज भाषा में लिखा गया है। यह गद्य अपरिमार्जित अव्यवस्थित है। 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ और 252 वैष्णव की वार्ता यह भी गोकुलनाथ का है, यह ब्रज भाषा में है। 84 वैष्णव की वार्ता में जो चित्रण किया गया है इसमें वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन है और यह 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखा गया है, जिससे ध्यान रखिएगा। 252 वैष्णव की वार्ता के रूप में जो है वह ब्रजभाषा में है। इसमें विट्ठलनाथ के शिष्यों का वर्णन है और यह औरंगजेब के काल की वर्णन है, यानी उस समय का यह रचना है। तो इसे ध्यान रखिएगा। श्रृंगार रस मंडल किसका है? विट्ठलनाथ का। 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ का। 252 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ का, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। ब्रजभाषा के गद्य के विकास में नाभादास द्वारा कृत जो अष्टयाम है जो 1603 ईस्वी में है, यह महत्वपूर्ण है और इसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा, अष्टयाम जो नाभादास द्वारा लिखा गया है वह ब्रजभाषा गद्य में लिखा गया है और इसमें भगवान राम के दिनचर्या का वर्णन किया गया है। एक महत्वपूर्ण लेखक हैं बैकुंठ मणि शुक्ल का, यह अगहन महात्मा और बैसाख महात्मा। यह देखो इस बार टीजीटी 2021 में यह जो टीजीटी का पेपर हुआ था इसमें यह प्रश्न पूछा गया था, इसमें वह ऑप्शन में था। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। बैकुंठ मणि शुक्ल, अगहन महात्मा और वैशाख महात्मा यह रचना है, इसे भी आप याद रखिएगा। भारतेंदु पूर्व कालीन यह रचनाएं हैं और कवि हैं। ब्रजभाषा गद्य में नासिकेतोपाख्यान मिलता है, लेकिन इसके रचयिता का नाम पता नहीं है।
सूरती मिश्र ने संस्कृत से कथा लेकर बैताल 25 लिखे, जिसे आगे चलकर लल्लू लाल ने खड़ी बोली में किया है। तो इस तथ्य को याद रखिएगा कि सूरती मिश्र जो थे उन्होंने संस्कृत से कथा लेकर बैताल 25 लिखा था, जिसे आगे चलकर लल्लू लाल ने उसे खड़ी बोली में लिखा बैताल 25 के नाम से। जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह की आज्ञा से लाला हीरालाल ने आईने अकबरी की भाषा वचनिका नाम से एक बड़ी पुस्तक लिखी थी। जानकी प्रसाद रामचंद्रिका के टीका लिखे थे। तो यह सब खड़ी बोली की कुछ महत्वपूर्ण है जो भारतेंदु युग से पूर्व की रचनाएं हैं, जो भारतेंदु युग से पूर्व खड़ी बोली के योगदान में सहायक है। ऐसी यह रचनाएं हैं, तो इसे आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो बात किया जाएगा वह आधुनिक काल में जो खड़ी बोली थी उसका क्या स्वरूप है। तो आधुनिक काल में खड़ी बोली जो है वह खड़ी बोली का प्रारंभिक जो स्वरूप मिलता है वह अमीर खुसरो और कबीर की कविताओं में मिलते हैं, किंतु खड़ी बोली गद्य की रचना अकबर के दरबार में जो कवि गंग थे उन्होंने चंद छंद बर्मन की महिमा की है। तो याद रखिएगा कवि गंग द्वारा यह रचित है चंद छंद वर्णन की महिमा। लेकिन सही अर्थों में अगर कहा जाए कि हिंदी खड़ी बोली की जो रचना है वह सही अर्थों में यानी व्यवस्थित रूप में 1741 ईस्वी में रामप्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ में साफ सुथरी हिंदी खड़ी बोली लिखा है। और रामचंद्र शुक्ल ने भी इस कथन का समर्थन करते हुए कहा है कि रामचंद्र शुक्ल ने रामप्रसाद निरंजनी को प्रौढ़ गद्य लेखक कहा है और भाषा योग वशिष्ठ में प्रयुक्त गद्य आधुनिक आचार्य शुक्ल के अनुसार सर्वाधिक परिमार्जित है। तो इसे याद रखिएगा कि जो रामप्रसाद निरंजनी का भाषा योग वशिष्ठ है उसे रामचंद्र शुक्ल ने सर्वाधिक प्रौढ़ लेखक उनको माना है और उनकी रचना को सर्वाधिक परिमार्जित रचना माना है। तो अधिकांश विद्वानों ने इसे ही हिंदी खड़ी बोली गद्य का प्रथम ग्रंथ मानते हैं। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ अगर बात करें तो वहीं रामप्रसाद निरंजनी का जो रचना है वह है भाषा योग वशिष्ठ। ठीक है, रामप्रसाद निरंजनी पटियाला दरबार में थे और महारानी को कथा बाँचकर सुनाया करते थे। अब तक पाई गई पुस्तकों में यह भाषा योग वशिष्ठ सबसे पुराना है। इसके बाद जो रचना मिलती है वह है 1771 ईस्वी में पंडित दौलत राम ने हरिश्वेशाचार्य कृष्ण जैन पद्म पुराण का भाषा अनुवाद किया था और 1783 ईस्वी में किसी अज्ञात लेखक ने मंडोवर का वर्णन प्रस्तुत किया था। तो यह कुछ विकास में सहायक पुस्तकें हैं हिंदी गद्य बोली भी। हिंदी गद्य का जो खड़ी बोली है, अब देखिए आरंभिक संघर्ष जो था भारतेंदु पूर्व के पहले खड़ी बोली का जो संघर्ष था उसमें फोर्ट विलियम कॉलेज का एक महत्वपूर्ण नाम है। तो इसे आप याद रखिएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है फोर्ट विलियम कॉलेज। तो इस कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी, इसे ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना वेलेजली ने किया था। खड़ी बोली शब्द फोर्ट के विलियम कॉलेज की टकसाल से निकली, यह ध्यान रखिएगा। खड़ी बोली जो शब्द निकला था वह भी इसी कॉलेज से निकला था। सर्वप्रथम कॉलेज के भाषा मुंशी लल्लूलाल और सदल मिश्र ने किया। याद रखिएगा, यह भी प्रश्न बनता है कि किसका संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से है, तो आपको बताना है मुंशी लल्लूलाल और सदल मिश्र। ये दो नाम को आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इनका संबंध खड़ी बोली के उन नायकों के साथ साथ फोर्ट विलियम कॉलेज से हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। इस कॉलेज में भारतीय भाषाओं के प्रोफेसर के रूप में जॉन गिलक्राइस्ट को नियुक्त किया गया था, जो कॉलेज के प्रिंसिपल थे। इन्होंने हिंदी, हिंदुस्तानी, हिंदी एवं उर्दू गद्य में पुस्तकें लिखवाई। इन्होंने हिंदी के प्रशिक्षण के लिए 2 भाषा पंडितों लल्लूलाल व सदल मिश्र की नियुक्ति की थी। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, लल्लूलाल और सदल मिश्र की नियुक्ति इन्होंने किया था। इसके अतिरिक्त 2 विभूतियाँ और थे जिनका नाम सामने आया है हिंदी गद्य खड़ी बोली के विकास में। वे हैं मुंशी सदा सुखलाल नियाज और ईसा अल्लाह खां। यह इन्हीं लेखकों को गद्य के प्रारंभिक विकास में योगदान माना जाता है, इन्हीं लेखकों का। तो अब एक एक रचनाकार के बारे में पढ़ेंगे। पहले लल्लूलाल, जिनका समय है 1763 से 1825 ईस्वी तक। लल्लूलाल आगरा के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे। इनमें ब्रज भाषापन पाया जाता है। इन्होंने उर्दू, खड़ी बोली, हिंदी और ब्रजभाषा तीनों में गद्य पुस्तकें लिखी है। इनकी नियुक्ति हिंदी व उर्दू पढ़ाने के लिए की गई थी। यह संस्कृत नहीं जानते थे। लल्लूलाल उर्दू को यामनी भाषा कहते थे। यह देखिए इस बार प्रश्न बना था टीजीटी हिंदी में, टीजीटी 2021 का यह प्रश्न है। यामनी भाषा कौन कहा है,
तो यह लल्लू लाल ने कहा था, इसे याद रखिएगा। गिलक्राइस्ट के आदेश पर यह खड़ी बोली गद्य में रचना की और इन्होंने प्रेम सागर 1803 में लिखा था। यानी प्रेम सागर किसकी रचना है? वह लल्लू लाल की, जिसमें भागवत के 10वें स्कंद की कथा वर्णित है। तो इस तथ्य को भी आप ध्यान रखिएगा। अब इनकी कुछ अन्य रचनाओं के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सिंहासन बत्तीसी है, माधोनल है, शकुंतला नाटक है, बैताल पचीसी है, माधव विलास, सभा विलास, राजनीति, लाल चंद्रिका। यह लाल चंद्रिका याद रखिएगा, क्योंकि लाल चंद्रिका में जो लल्लू लाल है वह बिहारी सतसई की टीका लिखे हैं। इन्होंने आगरा में संस्कृत प्रेस नाम से भी खोला था, संस्कृत प्रेस खोला था, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब अगले जो लेखक हैं वह हैं सदल मिश्र। इनका 19वीं सदी का प्रारंभ समय माना जाता है। यह आरा बिहार के रहने वाले थे और फोर्ट विलियम कॉलेज में अध्यापक थे। 1803 ईस्वी में इनकी रचना नासिकेतोपाख्यान खड़ी गद्य पुस्तक तैयार की गई थी। सदल मिश्र की भाषा में पूर्वीपन है, तो यह ध्यान रखिएगा कि इनकी भाषाओं में कौन सा पन है, पूर्वीपन है, ब्रज भाषा से युक्त है या तो संस्कृतनिष्ठ है, यह भी प्रश्न बनता है। तो याद रखिएगा सदल मिश्र की भाषा में जो है वह पूर्वीपन है, इसे ध्यान रखिएगा। अब अगले जो लेखक हैं वह हैं मुंशी सदाल सुखलाल नियाज। यह 1746 से 1824 ईस्वी तक है। यह दिल्ली के निवासी थे और उर्दू और फारसी के भी लेखक थे। उर्दू और फारसी में नियाज नाम से रचना करते थे। रामचंद्र शुक्ल मुंशी सदाल सुखलाल नियाज की भाषा में पंडिताऊपन माना है। तो किसकी भाषा में पंडिताऊपन है? तो मुंशी सदा सुखलाल नियाज के। यह कंपनी सरकार के अधीन चुनार में नौकरी करते थे। प्रमुख ग्रंथ इनका सुखसागर है। यह विष्णु पुराण पर आधारित पुस्तक लिखा गया है और यह श्रीमद् भगवत पुराण का अनुवाद भी है। सुखसागर तरंग, मत सुगंत वारिक, यह भी इनकी रचना है। मतक वृत्त वारिक, ठीक है। तो सुखसागर तरंग और मतक वृत्त वारिक, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब चौथे जो लेखक हैं वह इसाल अल्लाह खां हैं। इसाल अल्लाह खां का जो समय है वह 1756 से 1817 ईस्वी है। यह इसाल अल्लाह उर्दू के प्रसिद्ध कवि थे। पहले यह दिल्ली में रहते थे, बाद में लखनऊ आ गए। वे खड़ी बोली की रचना करने के लिए इन्होंने क्या किया? उदयभान चरित या रानी केत की कहानी लिखी। इसको याद रखिएगा, रानी केत की कहानी का नाम अगर पूछे दूसरा तो उदयभान चरित भी है, इसे ध्यान रखिएगा। इसाल अल्लाह खां, देखिए इनकी भाषा को याद रखिएगा। इसाल अल्लाह खां की भाषा रंगीनी और चुलबुली है और सबसे अधिक चटकीली और मुहावरेदार तथा चलती हुई भाषा है। रानी केतकी की कहानी हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा है। यह ठेठ हिंदी में है। इन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि मैं एक ऐसी रचना रचूं जिसमें हिंदी को छोड़ किसी और बोली का पुट न हो। ध्यान रखिएगा। तो इसाल अल्लाह खां का जो रचना है वह रानी केतकी कहानी, उदयभान चरित, जिसे हिंदी गद्य की या हिंदी कहानी प्रथम कहानी माना जाता है। याद रखिएगा इसे, ठीक है। तो अब कुछ और तथ्य अब देखते हैं। उस समय अदालती भाषा क्या थी? उस समय की अदालती भाषा जो थी वह अंग्रेजी शासनकाल में मुगलों की भांति अदालती भाषा फारसी चली आ रही थी, लेकिन 1836 में कंपनी सरकार ने जनता की कठिनाई को देखते हुए अदालतों में देसी भाषाओं के प्रयोग की अनुमति दे दी थी। अतः फारसी लिपि के बाद नागरी लिपि का प्रचलन हो गया, परंतु गारसा दतासी एवं सैयद अहमद ने महजवी प्रश्न उर्दू का समर्थन किया था और तासी ने हिंदी को भद्दी बोली की संज्ञा दी थी। याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद सैयद अहमद ने हिंदी को गवारी हिंदी की संज्ञा दी थी। सांप्रदायिक आग्रह पर 1837 में उर्दू को संयुक्त प्रांत का अदालती भाषा बना दिया गया। तत्पश्चात हिंदी के पक्षपाती एवं संरक्षक बनकर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इनका नाम भी ध्यान रखिएगा, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, जो 1823 से 1855 में थे। इन्होंने हिंदी भाषा तथा नागरी लिपि के संबंध में 1868 में सरकार के पास एक आवेदन भेजा था। यह शिक्षा विभाग के अधिकारी थे। प्रारंभ में उर्दू के समर्थन थे, लेकिन बाद में हिंदी के प्रति हो गया इनका मन और इन्होंने आमे फहम भाषा उर्दू की ओर झुकी हुई हिंदी का समर्थन किया था। आमे फहम भाषा यानी उर्दू की ओर झुकी हुई हिंदी का इन्होंने समर्थन किया था। और शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद के जो प्रमुख पुस्तकें हैं उसे ध्यान रखिएगा। राजा भोज का सपना, आलसियों का कीड़ा, मानव धर्मसार, भूगोल हस्तामलक, वामान रंजन, इतिहास तिमिरनाशक, सिखों का उदय और अस्त, योग वशिष्ठ के चुने हुए श्लोक और
हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल, यह इनका प्रमुख रचना है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो है कुछ महत्वपूर्ण बातें। सितारे हिंद की पुस्तक फारसी शब्दावली से प्रभावित थी। एक नाम और आता है राजा लक्ष्मण सिंह, इनको भी आपको ध्यान रखना है। संस्कृत निष्ठ के समर्थक थे। इन्होंने सितारे हिंद की फारसी शब्दावली युक्त हिंदी लिखने के रीति का विरोध किया और शुद्ध हिंदी का पक्ष लिया। इतना ही नहीं, हिंदी व उर्दू को अलग अलग बोलियों को स्वीकार किया। हिंदी प्रचारार्थ लक्ष्मण सिंह ने प्रजाहितैषी, लोकमित्र, तत्वबोधिनी पत्रिका चलाए। 1862 में लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलन का, यह ध्यान रखिएगा, अभिज्ञान शाकुंतलन का खड़ी बोली में तथा मेघदूत व रघुवंश का अनुवाद किया था। पंजाब के जो पंडित थे प्रसिद्ध श्रद्धाराम फुलौरी ने जगह जगह व्याख्यान एवं भाषण देकर मजबूत किया था, यानी हिंदी खड़ी बोली गद्य को। इनकी रचना है उपदेश संग्रह, सतोपदेश, धर्मरक्षा। यह एक तथ्य और है, इसे भी ध्यान रखिएगा। हिंदी के पक्ष में उद्योग करने वाले में एक अंग्रेज फ्रेडरिक पिंकॉर्ट इंग्लैंड के थे। इन्होंने अविस्मरणीय कार्य किया था। इन्होंने क्या किया, बाल दीपक और विक्टोरिया चरित्र इनकी रचना है। और यह जो भारतेंदु मंडल थे उनसे पत्राचार करते थे गद्य में। ठीक है, तो यह इनकी कुछ बातें थी। अब नागरिक प्रचारी जो आंदोलन हुआ उसमें भारतेंदु जी जुड़ गए थे। कबीरचंद सुधा में इनका संकलन मिलता है। 1884, यह बात याद रखिएगा, 1884 में हिंदी के प्रचार के लिए बलिया में दादरी मेला, जो बड़ी भारी सभा हुई थी, उसमें भारतेंदु जी ने एक बड़ा व्याख्यान देकर मूल मंत्र सुनाया था। उन्होंने कहा, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं के सूल। इसे ध्यान रखिएगा। भारतेंदु युग के तोताराम ने अलीगढ़ में सभा संवर्धनी सभा स्थापित की थी। और प्रताप नारायण मिश्र जो थे वह हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिए थे। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अब कुछ और तथ्य हैं यहाँ पे नागरिक प्रचारी सभा से, उसे ध्यान रखना है। नागरिक प्रचारी सभा के लिए 1883 ईस्वी में नागरिक प्रचार सभा काशी की स्थापना हुई थी, जिसमें संस्थापक के रूप में कौन कौन है उसे आप ध्यान रखिएगा। श्याम सुंदर दास हैं, राम नारायण मिश्र हैं, ठाकुर शिव प्रसाद सिंह हैं। श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार सिंह, यह 3 नाम है जो नागरिक प्रचारी सभा काशी में स्थापना हुई थी 1893 ईस्वी में। इसके प्रथम जो सभापति थे वह बाबू राधा कृष्ण दास थे। सभा के कार्यों में खडविलास प्रेस के मालिक रामदीन, भारतीय जीवन के अध्यक्ष बाबू राधा कृष्ण वर्मा, बाबू गदाधर सिंह के नाम अविस्मरणीय हैं। पंडित रविदत्त शुक्ल ने देवाक्षर चरित्र प्रहसन में उर्दू लिपि की गड़बड़ी के बड़े विनोदपूर्ण दृश्य दिखाए हैं। ठीक है, अब देखिए आगे इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि नागरिक प्रचारी के जो सबसे योगदान दिया गया, महत्वपूर्ण योगदान, वह गौरी दत्त शुक्ल ने। इन्होंने सारी संपत्ति अपनी जायदाद इन्हीं नागरिक प्रचारी के नाम पर रजिस्टर करके हाथ में झंडा लेकर के आजीवन प्रचार किए थे। ठीक है, तो इन्हें आप याद रखिएगा। नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना के 3 वर्ष बाद 1896 ईस्वी में नागरिक प्रचारी पत्रिका निकली थी। इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी की कविता नागरी तेरी यह दशा छपी। और जैसा आंदोलन पर पंडित गौरी दत्त ने नागरिक प्रचारी सभा किया था, लगभग उसी समय ब्रज भाषा की जगह कविता में खड़ी बोली के प्रयोग के लिए अयोध्या प्रसाद खत्री ने एक आंदोलन किया था कि अयोध्या प्रसाद खत्री ने क्या किया, कविता में खड़ी बोली का प्रयोग होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, पंडित मदन मोहन मालवीय ने अदालती लिपियों में प्राइमरी शिक्षा नामक ग्रंथ लिखकर भाषा आंदोलन को आगे बढ़ाया था। सन 1900 ईस्वी में सरकार द्वारा कचहरियों में नागरी भाषा प्रवेश की घोषणा कर दी गई। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र भारत मित्र था, जिसके संपादक कौन थे, रुद्रदत्त। तो यह कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। हिंदी खड़ी बोली उन नायक, उनके प्रमुख जो आंदोलन में भाग लेने वाले थे, साथ ही साथ नागरिक प्रचारी पत्रिका, नागरिक प्रचारी सभा, यह सभी तथ्य जो इस वीडियो में हम लोग कवर किए हैं। अब आगे वाले वीडियो में हम लोग भारतेंदु युग देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।